गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो आपकी इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज आप रूबरू होने वाले हैं किससे? विद्युत फ्लक्स से। किससे? विद्युत फ्लक्स से। तो विद्युत फ्लक्स शुरू करने से पहले पिछले वीडियोज में स्टडी की गई कुछ बातों का हम चर्चा करेंगे आपसे। इसके ठीक पहले यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 लेक्चर 1 में हम लोग क्षेत्रफल सदिश पढ़े थे, और उससे कुछ दिन पहले हम लोग विद्युत बल रेखा भी पढ़े थे। आपको पता है कि विद्युत बल रेखा का प्रयोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो विद्युत बल रेखा किसको प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र को। तो आइए पहले कुछ विद्युत बल रेखा बनाते हैं हम। जैसे ये कुछ समांतर विद्युत बल रेखाएं हैं, और आपको पता है कि समान दूरी पर खींची गई समांतर विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? समरूप विद्युत क्षेत्र को। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र को यानी नियत विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जिसकी तीव्रता ई वेक्टर है, कैपिटल ई वेक्टर है। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा एरिया की कल्पना करते हैं। छोटा सा एरिया की कल्पना करते हैं। ठीक है। और इस तरह से हम एक इसमें एरिया ले लेते हैं, छोटा सा। देख रहे हैं आप? चलिए, ये जो हमने एरिया लिया सतह पे लंबवत ले लिया, मतलब इस तरह से लिया कि विद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत पार कर रही है। कैसे पार कर रही है? इसके लंबवत। तो अगर हम यहां पे इस एरिया की बात करें, किसका? देख रहे हैं आप? ये जो एरिया है इसको हम लिख देते हैं A1। तो अगर विद्युत क्षेत्र में एक एरिया की कल्पना की है तो इससे कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? इस पृष्ठ के लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? 2। तो यहां जो फ्लक्स होगा φ1 लिख दिए, 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अगर इसी तरह इस विद्युत क्षेत्र में एक बड़े एरिया की कल्पना कर दे, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लें, अब इस एरिया से कितने विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? बोलिए। अब इससे गुजर रही है कितनी विद्युत बल रेखाएं? इससे गुजर रही है, इसके पृष्ठ के लंबवत कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? 1, 2, 3 और 4। तो अगर हम कहें कि ये एरिया A2 है तो यहाँ φ2 का मान हो जाएगा कितना? 4। यानी इस एरिया के लिए विद्युत फ्लक्स होगा 4 और इस एरिया के लिए विद्युत फ्लक्स होगा 2। तो यानी विद्युत फ्लक्स है क्या? तो क्या किए हमने क्या किया कि एक विद्युत क्षेत्र था, उसमें एक एरिया की कल्पना कर दिए, और उस काल्पनिक एरिया के लंबवत, उस काल्पनिक एरिया के पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उसी को हम क्या करें? फ्लक्स कह रहे हैं। तो मिल गया डेफिनेशन फ्लक्स का। फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स क्या है? तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, कहां पर? तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय, मतलब छोटा, एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए तो उस काल्पनिक क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एक और देख लीजिए यहां पे एग्जाम्पल, ये आपको दिख रहा है, और ये आपका ऐसे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ये भी समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर हम पूछे
कि क्या आप बता सकते हैं ये जो वृत्ताकार एरिया हम लिए हैं यहाँ पे, इसके लिए फ्लक्स का मान कितना होगा? तो आप बस ये काउंट कर लो कि इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो देखो 1 2 3 4, 4 गुजर रही है ना? नहीं, गलत हो जाएगा। इस एरिया से हमको देखना है, तो जो एरिया कल्पना किए हैं इस काल्पनिक एरिया से कितना गुजर रहा है? सिर्फ 2, 1 और 2, यही दोनों गुजर रहा है ना, एक ये और एक ये, तो 2 हुआ। तो इसके लिए फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 2। इसके लिए फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 2। तो विद्युत फ्लक्स है क्या? तो देखो यहां पे डेफिनेशन लेते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है? यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, कहां पर? विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय, अल्पांशीय का मतलब होता है छोटा, अल्पांशीय का मतलब क्या होता है? छोटा। एक अल्पांशीय क्षेत्र मतलब डी, इसका एरिया जो है छोटा लिखा जाएगा। अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, यानी विद्युत फ्लक्स एक काल्पनिक चीज हो गया, नहीं, कल्पना की जाए, कल्पना की जाए तो इस अल्पांशीय, तो इस अल्पांशीय क्षेत्र के, तो इस अल्पांशीय क्षेत्र के, इस अल्पांशीय क्षेत्र के पृष्ठ, इस अल्पांशीय क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत, के लंबवत गुजरने वाले, पृष्ठ मतलब सतह होता है, जैसे ये मेरा हाथ है ना, तो इसको बोलते हैं पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र था, तो इसमें हम क्या किए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, छोटा सा एरिया ले लिए, कल्पना की जाए, तो इस अल्पांशीय क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे ग्रीक अक्षर है, इसे फाई द्वारा, किस अक्षर द्वारा? इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। किस अक्षर सूचित करते हैं? फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये विद्युत क्षेत्र था, इसमें हमने इस एरिया की कल्पना की, तो इसके पृष्ठ के लंबवत, जैसे ऐसे एरिया लिए, तो इस तरह का एरिया लिए, जैसे कॉपी तल पे क्या है? सतह, कॉपी तल पे ये लंबवत है, यानी आपके बोर्ड पे ये क्या है? लंबवत है। तो इससे कितनी विद्युत बल रेखा गुजरी? 2। तो यहाँ फ्लक्स 2 बोले हम। इस लंबवत एरिया जो ऐसे लिए, तो इसके पृष्ठ के लंबवत कितना गुजर रहा है? 1 2 3 4, तो यहाँ फ्लक्स 4 बोले हैं। यहाँ पे कितना गुजर रहा है? 2, तो यहाँ फ्लक्स 2 बोले हैं। तो वही बोले हैं कि पृष्ठ के लंबवत, जो क्षेत्र लेंगे उसके पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स कहते किसको है। विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वो क्या होगा। डेफिनेशन तो हम लोग ले लिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से एक फिगर हम बनाते हैं, देख लीजिए। मान लेते हैं ये एक छोटा सा इमेजिन एरिया है, इस तरह से एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर होगा वह सरफेस पे कैसे होगा? परपेंडिकुलर,
ये परपेंडिकुलर, और चूंकि ये अल्पांशीय क्षेत्र है तो इसको हम क्या लिख देंगे, डीए वेक्टर। और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है ऐसे, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है ऐसे। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिमाण ई मान लेते हैं, और इसका जो कोण है बीच का दोनों का वह मान लेते हैं थीटा। कितना मान लिए, थीटा। यानी विद्युत क्षेत्र जो है इसके क्षेत्रफल सदिश से कितने एंगल पे है, थीटा। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है उससे ये थीटा कोण पे है। आप कहते कि क्या यही फिगर होगा, नहीं, आप ऐसे भी फिगर ले सकते थे। जैसे मान लीजिए आप विद्युत क्षेत्र ऐसे ले लेते और कुछ ऐसे बनाते कि आपका एरिया वेक्टर इधर आ जाता, चाहे इधर आ जाता एरिया वेक्टर, ऐसे हो जाता। तो इस तरह एरिया वेक्टर होने के लिए आपको सरफेस ऐसे लेना पड़ता, ऐसे। समझ रहे हैं ना, मतलब एक एंगल ले लिए तो यहां पे इस तरह से हुआ। अब हम देखेंगे कि यहां पे इसका गणितीय डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स यानी फाई, गणितीय रूप से यानी मैथमेटिकली बोल रहे हैं, गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब ई वेक्टर और अल्पांशीय क्षेत्र सदिश डीए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या लिए, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या हुआ, तो विद्युत फ्लक्स यानी फाई गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अल्पांशीय क्षेत्र सदिश यानी डीए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कैसे, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर और डॉट डीए वेक्टर। तो कितने के लिए है, ये अल्पांशीय क्षेत्र सदिश के लिए हुआ। देखो यहाँ पे कितने क्षेत्रफल के लिए हुआ, अल्पांशीय। तो अल्पांशीय था, छोटा एरिया को हम लोग नियत मानते हैं इसलिए कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अगर टोटल के लिए क्या है, मान लो टोटल एरिया चाहिए हमको, जैसा भी शेप है, किसी भी प्रकार की आकृति हो, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो अगर हमको पूरे एरिया के चलते चाहिए तो यहां आप लिख देंगे, अब संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स होगा। संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स होगा। तो संपूर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन। तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई, तो डी फाई का फाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पे चूंकि डी एरिया लिए हैं तो छोटा फ्लक्स होगा, फाई नहीं डी फाई होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे छोटा एरिया लेके चले हैं। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये हर प्रकार के एरिया के लिए वैलिड है।
ठीक है, देखते हैं आगे इसको, यहां तक क्लियर है। चलो अगर बात करें यहां पे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला हो गया ये। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू, क्या समझ गए, डी फाई था तो कैसे फाई हुआ है, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन जो होता है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो उसी तरह डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया फाई, समझ गए। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है ना, तो ये इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, ई डी ए कॉस थीटा। समझ गए ये कैसे आया, नहीं समझे आप। ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा दे हम तो फाई इज इक्वल टू, चूंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे नियत है, ये एरिया का फंक्शन है ना, तो ई बाहर हो जाएगा और कॉस थीटा भी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, डी ए बच गया, और डी एक्स का कितना होता है एक्स, तो डी ए का अब कितना हो जाएगा ए, जब डी एक्स का एक्स तो डी ए का कितना हो जाएगा ए, और ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू हो गया ई ए कॉस थीटा। याद रखिएगा ये तब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब जो आकृति ले रहे हैं वह छोटा हो और नियत हो। ठीक है, मतलब रेगुलर शेप के लिए सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ई ए कॉस थीटा, तो थीटा क्या है, तो यहाँ पे देखिए तो आप, थीटा क्या था, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण था, तो लिख देंगे जहां थीटा क्या है भाई बोलो, यहाँ पर थीटा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण है। अब इसमें हम बात करें क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ ए बी कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का कोण था, थीटा किसके बीच का कोण था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो यहाँ किसके बीच का कोण है, जहां थीटा किसके बीच का कोण है, ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। बोलो किसी की कोई परेशानी है, यहां तक स्पष्ट है। विद्युत फ्लक्स, यही तो हो गया विद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल टू कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा, या फिर हम बोलेंगे फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक एकदम सबको स्पष्ट होगा। अगर हम आपसे पूछे कि ठीक है फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये सदिश राशि है और एरिया वेक्टर भी आपका फिलहाल क्या है, वेक्टर है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि आप बताइए विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, मान लीजिए ये एमसीक्यू में होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ये होता कि विद्युत फ्लक्स है, ऑप्शन नंबर ए सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी अदिश और सदिश दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो क्या करने वाले हैं भाई। तो देखो कुछ लोग ऐसे सोच लगा चूंकि ये दो वेक्टर से बना है तो बोल देगा वेक्टर है, कुछ ऐसे सोचे ओ पहले वाली कॉन्सेप्ट आ गई, कभी सर बोलते थे एरिया स्केलर है, एरिया वेक्टर है, तो बोल देगा विद्युत फ्लक्स वेक्टर है, विद्युत फ्लक्स स्केलर है, मतलब वो आंसर बहुत लोग मार देंगे सी और कुछ लोग मार देंगे ए। लेकिन अगर थोड़ी सी कितनी इतना सा अगर कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणनफल मतलब अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, यदि दो सदिशों को कितना, तीन नहीं दो, यदि दो सदिशों को गुणा करने पर गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होता है तो वैसे गुणनफल को क्या कहते थे, अदिश गुणनफल। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है मतलब ये जो गुणनफल होने वाला है ये क्या होगा, अदिश राशि। समझ रहे हैं आप, क्लियर है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बोलो बोलो बोलो, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स नॉट लक्स, गया जमाना लक्स का, एक टाइम था लक्स लक्स लक्स,
हर जगह लक्स ही फैला था। समझ रहे हैं? अरे लक्स नहाने वाला, समझ रहे हैं? वो लक्स नहीं, यहाँ है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? विद्युत फ्लक्स आदेश राशि है। कैसी राशि है? आदेश राशि है। मतलब कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या मात्रक, मतलब यूनिट। तो चलो चेक करते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई विद्युत फ्लक्स का कौन सा मात्रक देखने वाले हैं? एसआई। तो फ्लक्स फाई, ये है आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और cos थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एक तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इजिकल टू यहां पे न्यूटन मीटर आप पर कूलम्ब आप फिर इंटू मीटर लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। नहीं पता चला? कहां से पता चलेगा? इसमें कुछ भरा है। हाँ भरा है। क्या क्या बोलते हैं गांव में? भूसा। आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। न्यूटन यानी बल, मीटर यानी विस्थापन या दूरी। तब बल गुने विस्थापन क्या होता है? कार्य। और कार्य का मात्रक होता है जूल। कैसे गया तू भूल? याद रखना पड़ेगा ना कुल, न तो एग्जाम में बन के रह जाएगा फुल। कौन वाला? मूर्ख वाला। तो यहां पर हो गया जूल प्रति कूलम्ब। जूल, न्यूटन मीटर को जूल, अब प्रति कूलम्ब इंटू हो गया मीटर। तो एक यूनिट तो ये भी हो गया, एक यूनिट ये भी हो गया, जूल प्रति कूलम्ब। जूल प्रति कूलम्ब इंटू मीटर। और आगे देखते हैं, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, मिट ही नहीं रहा है। चलो मिट गया, काम चल जाएगा। अब तीसरी यूनिट की अगर बात करें, देखो हीरो 10 क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे 12 क्लास में भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो विभव इक्वल टू होता था W बटा में Q। विभव का सूत्र क्या होता था? W बटा Q। W को होता था जूल, बत्ती हो गई गुल, जूल अब बटा में कूलम्ब। क्या होगा? कूलम्ब। और जूल कूलम्ब को, जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग यहाँ क्या बोलते थे? वोल्ट। तो यहाँ जूल प्रति कूलम्ब क्या बन गया हीरो? वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ से कितने मात्रक मिल गए? 3। एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, जूल मीटर प्रति कूलम्ब या वोल्ट मीटर। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र और फिर देखेंगे स्पेशल केसेस और फिर थोड़ा सा एक दो गो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन पे हम लोग मिलेंगे। तो फिलहाल अगला कॉन्सेप्ट देखने से पहले थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा जादू करते हैं और उसको गायब कर देते हैं। चलो हो गई जादू, हो गया गायब। क्या तुम गायब कर सकते हो? चलो तुमसे भी गायब नहीं होगा। यहां तक पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से और देखिए अब विमीय सूत्र है किसका? किसका विमीय सूत्र है? हमको चाहिए विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो पहले चलो विद्युत फ्लक्स का सूत्र बताओ क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, यहां से देख लेते हैं क्या था? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो तो इसको ई मतलब क्या था? एफ बटा में क्यू आ ए कॉस थीटा, यही था ना हीरो। अब चलो इसका विमीय सूत्र को हम लोग चेक करते हैं। ऐसे करें मतलब विमीय सूत्र हम निकाल रहे हैं, चाहे तो ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्स का कितना होता है? एम एल टी के पावर -2। और चार्ज का कितना होता है? 80। एरिया का कितना होता है? एल स्क्वायर। और कोस थीटा का
तो cos थीटा हो, sin थीटा हो, tan थीटा हो, cosec थीटा हो, sec थीटा हो, अरे कौनो थीटा हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, किसका? त्रिकोणमितीय अनुपात का विमीय सूत्र नहीं होता है, यानी बीमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दो भुजाओं का अनुपात है। तो इसके लिए बीमाहीन मतलब 1 ले लेते हैं, तो क्या बच गया? m l इंटू एल स्क्वायर, एल क्यू, ये ऊपर गया t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, और ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ये विमीय सूत्र इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछता है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र कितने नंबर में? 1 नंबर में। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 नंबर आपका मिस ना हो तो इसको याद रखिएगा। तो क्या देखने वाले आप? विशेष स्थिति मतलब स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए होने वाली है स्पेशल केसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? विशेष, क्या? विशेष स्थितियां। क्या बोलते हैं भाई? विशेष स्थितियां, नॉट बिचकुतिया। बिचकुतिया नहीं जो ऐसे दीवार पे चलते हैं। क्या है ये? स्थितियां, कंडीशन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हीरो? इसको बोलते हैं स्पेशल केसेस। चलो देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल केसेस। तो केस 1 लेते हैं, ठीक है भाई। और केस 1 में क्या लेते हैं कि इस तरह से फील्ड लेते हैं, ये विद्युत क्षेत्र हो गया ना जी, और इसमें एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पहले तो सतह लेंगे, इस पे इतनी हम जोर आजमाइश कर दे रहे हैं कि ये टूट टूट के बेचारा परेशान हो जा रहा है। अब थोड़ा इसको धीरे दबाना पड़ेगा, क्या करें, दबाने की जो आदत हो गई है। चलो यहाँ पे ठीक है। तो इसका अगर हम एरिया वेक्टर भी ले तो एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर, और ई वेक्टर भी इधर है। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा कितना हो जाएगा? मान लो कि जैसे विद्युत बल रेखाएं जिधर गुजर रही है उसी में ऐसे रख दिए क्षेत्र को, मतलब जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल सदिश है, मतलब क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में सतह को ऐसे रखते हैं कि सतह का क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों क्या हो जाए? एक ही दिशा में हो जाए। मतलब दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो, कहां हो? एक ही दिशा में हो, मतलब थीटा का मान 0 डिग्री हो। कितना हो भाई? 0 डिग्री। आप बताओ ना, देखो ना, फाई इजिकल टू होता था, क्या होता था? ई ए कॉस थीटा। हमको तो मजा आ रहा है, पता नहीं तुमको अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और इस वीडियो को क्या कर देना? लाइक कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा कितना डिग्री? अब 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है हीरो? cos 0 का मान कितना होता है हीरो? +1। तो यहाँ हो गया +1, तो ये हो गया प्लस EA, क्योंकि EA इंटू +1 EA, और ये है विद्युत फ्लक्स का कैसा मान? धनात्मक मान, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं जो है क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। चलो ये भी नोट कर देते हैं, कुछ ना छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका धनात्मक फ्लक्स का अर्थ है, क्या अर्थ है? धनात्मक फ्लक्स का अर्थ है कि विद्युत बल रेखाएं, क्या क्या बोलो ना, बोलो। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से, मतलब क्षेत्र से कहां जा रही है? बाहर जा
रही है, बाहर जा रही है। मतलब अगर एरिया ऐसे है, कैसे, ऐसे, तो ये आपकी फील्ड लाइंस जो है ऐसे होगी, यानी विद्युत बल रेखा किधर जा रही है, बाहर जा रही है। चलिए देखते हैं केस नंबर, क्या पढ़ेंगे हम लोग, केस 2, समझ रहा है ना, तो क्या, केस 2। तो इसमें कितना लिए थे, एक ही दिशा में, अब ले लेते हैं एक दूसरे के लंबवत। यदि ई वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है भाई। तो लंबवत होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 हो। बताओ ना हीरो, क्या होने वाला है, क्या आप खुद इसको बना सकते हैं? अगर तुम कोशिश कर लो तो जरूर हो जाएगा, लेकिन कोशिश क्यों करोगे, अगर हम है तो किस बात का गम है। चलिए गम में नहीं रहना है क्योंकि हम है, तो यहां हो जाएगा ये cos 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। तो फाई इजिकल टू हो जाएगा cos 90 का मान, बोलो हीरो जल्दी से, क्या होता है, 0। तो 0 से अगर किसी भी संख्या में गुना करोगे क्या बच जाएगा, 0। क्या हो गया हीरो, 0। और 0 जो है ये शून्य फ्लक्स है और ये फ्लक्स का न्यूनतम मान है। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि फ्लक्स का मान न्यूनतम होने के लिए ई वेक्टर और ए वेक्टर का बीच का कोण कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। इसका मतलब है शून्य फ्लक्स का अर्थ है, शून्य फ्लक्स का अर्थ है कि सतह से कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। अब समझ रहे हैं ना, इसके दिल पे क्या गुजरेगी, अगर इससे एक भी विद्युत बल रेखा न गुजरेगी। और जब इससे मतलब किससे, सतह से अगर एक भी विद्युत बल रेखा न गुजरेगी तो क्या होगा, तो सतह के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। और अगर गुजरेगी ही नहीं तो फ्लक्स कितना होगा, 0। क्लियर है हीरो। तो अब हम लोग देखने वाले हैं केस नंबर 3, और अब कर लीजिए माइंड को फ्री, क्योंकि पढ़ने वाले हैं केस 3 और यही होगा लास्ट केस, स्पेशल केस यहां पे समाप्त होगा। तो चलिए केस 3 में लेते हैं। क्या अभी तक हमने लिया, जब दोनों एक ही दिशा में हो मतलब थीटा का मान 0 डिग्री हो, और जब एक दूसरे के पैरेलल हो मतलब थीटा का मान 90 डिग्री हो। और अब क्या लेंगे हम लोग, अब लेंगे यदि ई वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। कैसे हो भाई, एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री हो। कितना हो, 180 डिग्री, मतलब विपरीत हो, ठीक है। तो उस स्थिति में हो जाएगा फाई इजिकल टू ई ए कॉस 180 डिग्री। और cos 180 का मान कितना होता है, बहुत लोग सोचेंगे 0 होता है। cos 180 का मान 0 नहीं होता है, हमने बहुत बार ऑफलाइन क्लास में पूछ के देखा है, लोग बोलते हैं 0। कितना होता है, -1। cos 180 का मान होता है -1, इसलिए यहां फ्लक्स हो गया क्या 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 बोलो, ऋणात्मक। फ्लक्स क्या हो गया, ऋणात्मक मान, ऋणात्मक फ्लक्स। तो धनात्मक का मतलब था कि विद्युत बल रेखाएं सतह से बाहर जा रही है, तो ऋणात्मक का मान क्या होगा, तो ऋणात्मक का मान होगा कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ऋणात्मक